Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Cyclone Remal, which has recently hit Bay of Bengal रीजन. उसके बाद इंडियन एंड बांग्लादेश कोस्ट को इसने हिट किया है. ये जो टॉपिक है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइक्लोन्स बनते कैसे हैं और उनका नेमिंग कैसे होता है. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1. टॉपिक इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना पर्सपेक्टिव के रिस्पेक्ट से एंड जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो जैसा कि मैंने आपको करंट कॉन्टेक्स्ट बताया, हाल फिलहाल में बे ऑफ बंगाल रीजन में एक साइक्लोन बना जिसका नाम रखा गया साइक्लोन रेमाल. और ये साइक्लोन वहां बनने के बाद इट गॉट इंटेंसिफाइड एंड देन इट हिट द कोस्ट. इंडिया और बांग्लादेश के कोस्ट को इसने हिट किया. इट हैड अ लैंडफॉल यस्टरडे नाइट. कल संडे मिडनाइट के आसपास इसका लैंडफॉल हुआ. तो साइक्लोन्स का लैंडफॉल क्या होता है, उसके बाद साइक्लोन्स आगे लैंड पे क्यों नहीं मूव करते, वाई साइक्लोन्स आर क्रिएटेड इन द सी रीजन ओनली, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे. पहले साइक्लोन्स के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म देख लेते हैं. वैसे तो आपने बेसिक ज्योग्राफी के क्लासेस में मृदुल सर से जरूर सीखा होगा, फिर भी मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं. देखिए, साइक्लोन बनने के लिए जरूरी है कि ओशनिक रीजन में, ओशन पे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंटेंस हीटिंग हो और इंटेंस हीटिंग के कारण वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो. क्योंकि जब हीटिंग होती है तो एयर एक्सपैंड करता है और एयर एक्सपेंशन के कारण फिर वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है. तो किसी भी ओशन के पर्टिकुलर एक लोकलाइज रीजन में अगर इंटेंस हीटिंग हो गई, हो सकता है ऊपर से क्लाउड कुछ इस तरीके से बने हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही ज़्यादा हीटिंग हो रही हो जबकि आसपास के रीजन्स क्लाउड के कारण शेडेड हो जाएं. ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. तो इंटेंस हीटिंग हुई, वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ. लो प्रेशर जोन बनने के कारण फिर विंड जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगेगी, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल विंड्स. तो convectional winds will start rising up, and these convectional winds when they rise then they witness decline in temperature. क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है ऑफ द सराउंडिंग एयर. तो ये जो कन्वेक्शनल विंड्स हैं दे आर नथिंग बट मूविंग एयर पैकेट्स ओनली. वो ग्राउंड पे तो काफ़ी गर्म थे, जब ऊपर जाएंगे तो थोड़ा ठंडे होंगे. जब ठंडे होंगे तो उनका अंदर जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होगा और कंडेंस होकर के फिर वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म लेगा और वहां से फिर वो रेनफॉल कराएगा. तो इस तरीके से पहले लो प्रेशर जोन बनता है, फिर रेनफॉल होती है. लेकिन ये लो प्रेशर जोन के कारण होता क्या है, ये आसपास की जो एरिया है वहां पे रिलेटिवली हाई प्रेशर बन जाएगा. अगर यहाँ लो प्रेशर, इसका मतलब आसपास के एरिया में रिलेटिवली इसकी तुलना में हाई प्रेशर है. तो फिर वहां से विंड कन्वर्ज करेंगी टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर जोन. आसपास के जोन से हवाएं यहाँ करके कन्वर्ज करेंगी, लेकिन इसे सीधा सीधा आकर के कन्वर्ज नहीं कर पाएंगी, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होंगी. एंड दिस डिफ्लेक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स इज काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली अ रियल फोर्स बट अ सूडो फोर्स विच happens or is created because of rotation of the earth on its axis. तो इसको हम लोग फ्रेम फोर्स भी कहते हैं. कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपको ज्योग्राफी के फंडामेंटल क्लासेस में सिखाया गया होगा. तो कोरियोलिस फोर्सेस के कारण दीज विंड्स डू नॉट कम और डाइवर्ज और कम टू दिस एरिया इन अ स्ट्रेट लाइन मैनर, बट दे गेट डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स. तो इस तरीके से फिर हुआ क्या, एक बार फिर से देखिए. लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, बीच में यहाँ पे फिर विंड्स राइज कर रही हैं, ये हो गई कन्वेक्शनल विंड्स. ऊपर से यहाँ पे क्लाउड बनेगा क्योंकि विंड्स जो एयर पैकेट्स हैं उनके अंदर का मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होगा, वाटर ड्रॉपलेट बनाएगा, क्लाउड बनाएगा, रेनफॉल होगा. तो बीच वाले एरिया में तो कन्वेक्शनल विंड और रेनफॉल हो रहा है, जबकि आसपास के सराउंडिंग रीजन से फास्ट मूविंग विंड्स आकर के यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं बट इन स्लाइटली डिफ्लेक्टेड फैशन. और ये विंड्स आकर के जब कन्वर्ज होंगी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करेंगी और इस तरीके से बीच में ये लो प्रेशर जोन और रेनफॉल और साइड में इस तरीके के फास्ट रोटेटिंग विंड पैटर्न बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोन.
क्योंकि ये फास्ट साइकिल में ऐसे रोटेट करता रहता है अराउंड दिस लो प्रेशर जोन एंड कन्वेक्शनल विंड। तो इस तरीके का कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है साइक्लोन का, ऐसा कुछ। अब यहां साइक्लोन बन गया। अब ये साइक्लोन जो है ट्रेड विंड्स की मदद से, ट्रेड विंड्स आपको पता है अगेन प्लैनेटरी विंड्स, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप सबने बेसिक ज्योग्राफी की क्लासेस की हुई हैं, उसके बाद ही ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो मैं तो बस रिवाइज करवा रहा हूं, न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू हम लोग रिवाइज जो करते हैं। तो ट्रेड विंड्स डू ब्रिंग दिस साइक्लोन टुवर्ड्स द कोस्ट, और फिर ये कोस्ट पे ला करके ट्रेड विंड्स इसको हेल्प करता है हिट करने के लिए। अभी जैसे ही ये कोस्ट पे आएगा, हिट करेगा, तो उसके बाद से ये जो इंटेंस रेनफॉल हो रही थी इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जिसको हम लोग कहते हैं आईज ऑफ द साइक्लोन, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि बीच में इंटेंस रेनफॉल होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे लगातार लो प्रेशर जोन बना हो और वहां पे कन्वेक्शनल विंड्स हो जो मॉइस्चर लेकर के ऊपर उठ रहे हो। जब मॉइस्चर लेकर के ऊपर उठेगा तभी तो हेवी रेनफॉल कराएगा ये साइक्लोन अपने साथ साथ। लेकिन जैसे ही ये कोस्ट को हिट करेगा, इस कोस्ट को हिट किया मान लीजिए, तो उसके बाद से तो नीचे सरफेस से मॉइस्चर सप्लाई कट आउट हो जाता है। वंस मॉइस्चर सप्लाई इज कट आउट, देन साइक्लोन की स्पीड धीरे धीरे खत्म हो जाती है एंड डाइज डाउन। इट इज नोन एज डेथ ऑफ साइक्लोन। तो डेथ ऑफ साइक्लोन हैपेंस आफ्टर इट हिट्स द लैंड, एंड उसके बाद से आफ्टर फ्यू आवर्स, 4-5 आवर्स, इट डाइज। समझिए इसके पीछे हो क्या रहा है। ये साइक्लोन आसपास की फास्ट सराउंडिंग विंड्स थी, ये तो आ रही थी बिकॉज ऑफ दिस लो प्रेशर जोन, यहाँ कन्वर्ज कर रही थी। ये जब कन्वेक्शनल विंड ऊपर जा रहा था और यहाँ का वाटर वेपर जब कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, तो उस दौरान काफी सारा लैटेंट हीट रिलीज होगा। क्योंकि जब भी वेपर कन्वर्ट होगा लिक्विड में, वो कंडेंस हो रहा है, तो बहुत सारा लैटेंट हीट, the heat that is required to convert liquid into vapor is known as latent heat. The same heat will be required to convert or will be released when vapor will be converted into liquid. तो लगातार यहाँ पे हो क्या रहा है कि विंड राइज कर रहा है, वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लेटेंट हीट रिलीज हो रहा है। वो हीट जो है इन आसपास के विंड्स को एनर्जी दे रहे हैं टू सर्कुलेट इन ए फास्ट मैनर। और ये विंड काफी फास्ट पेस से 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोटेट करते हैं, तब जाकर के बनता है साइक्लोन। अब जैसे ही इसने लैंड सरफेस को हिट किया, मॉइस्चर नीचे से मिलना बंद हो गया। जब मॉइस्चर बंद हो गया तो फिर वाटर वेपर का कन्वर्जन इनटू लिक्विड बंद हो गया। जब वो बंद हो गया तो रेनफॉल बंद, रेनफॉल बंद तो साथ ही साथ लेटेंट हीट मिलना बंद। तो साइक्लोन को जो आस के पास की सराउंडिंग फास्ट मूविंग विंड्स थी, उनको एनर्जी मिलना बंद। जब उनको एनर्जी मिलना बंद तो धीरे धीरे साइक्लोन विल डाई। तो इस तरीके से साइक्लोन डाइज। अब सवाल ये उठता है कि ज्यादातर साइक्लोन ईस्टर्न कोस्ट में ही क्यों बनते हैं, और उसमें भी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में ज्यादा क्यों, तमिलनाडु में ज्यादा क्यों नहीं। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन को अरेबियन सी से, और हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो साइक्लोन हैं वो बे ऑफ बंगाल में बनते हैं, जो इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं। अरेबियन सी में कम बनते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, लेसर नंबर ऑफ साइक्लोन्स हिट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। उसके पीछे कारण सरल है। बे ऑफ बंगाल का जो वाटर है वो स्लाइटली वार्मर है। क्यों वार्मर है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल आप एरिया देखो तो ये छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू अरेबियन सी। अब बे ऑफ बंगाल एरिया जो छोटा है, इस कारण से यहाँ पे जो विंड्स बहती हैं वो ज़्यादा पेस नहीं पकड़ पाती, क्योंकि जब लार्जर एरिया मिल जाता है ओशन के ऊपर बहने को विंड्स के लिए, तो फिर विंड्स पेस पकड़ पाती हैं। और जब विंड्स पेस पकड़ती हैं तो फिर वो ऊपर वाले सरफेस को लगातार रिमूव करती हैं, और ऊपर वाले सरफेस को लगातार रिमूव करेंगी तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा। यहाँ इस पिक्चर की मदद से समझिए। इसके आगे देखिए, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी, अगर तेज हवाएं चलेंगी तो क्या होगा कि अपने साथ साथ सीयर स्ट्रेस के कारण, जो लैटरल स्ट्रेस लगता है उसके कारण टॉप मोस्ट वाटर के लेयर को भी रिप्लेस करेंगी, तो नीचे का ठंडा पानी फिर ऊपर आएगा। और इस कारण से जहां पे भी विंड्स तेज चलती हैं वहां पे ओशनिक सरफेस थोड़ा सा ठंडा रहता है। और अब आप देखिए, बे ऑफ बंगाल जो एरिया है, वाटर एरिया, वो छोटा है एज कंपेयर टू दिस अरेबियन सी।
तो यहाँ पे फिर विंड फास्टर पेस से चलती हैं, फास्टर पेस से चलती हैं, तो यहाँ का जो वाटर सरफेस है वो थोड़ा ठंडा है एज कंपेयर टू द बे ऑफ बंगाल। और यही कारण है कि फिर बे ऑफ बंगाल एरिया में ज्यादा नंबर्स ऑफ साइक्लोन्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा गर्म है और पानी को मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन करना होगा इन ऑर्डर टू क्रिएट साइक्लोन्स। तो ये एक बड़ा कारण है, द साइज ऑफ बे ऑफ बंगाल इज स्मॉलर। दूसरा बड़ा कारण देखिए, दो बड़ी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र आकर के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। इस कारण से बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी थोड़ी सी कम है आज कंपेयर टू अरेबियन सी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में फ्रेश वाटर आकर के मिक्स हो रहा है और फ्रेश वाटर जब मिक्स होता रहता है, क्योंकि रिवर का पानी फ्रेश वाटर होता है, जब फ्रेश वाटर मिक्स होगा तो फिर सैलिनिटी कम होगी और जब सैलिनिटी कम होती है तो फिर इवेपोरेशन आसान हो जाता है। वहीं अरेबियन सी का सैलिनिटी ज्यादा है और जब सैलिनिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आपको अगर अंडा उबालना हो तो आप क्या करते हैं, पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं ताकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और अंडा आराम से उबल जाए। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, साइंस के सवाल तो आजकल बहुत आते हैं प्रीलिम्स में कि अगर सॉल्ट मिक्स कर दिया जाए वाटर के अंदर तो क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? आंसर इज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट मिक्स होने से ओवरऑल इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी बढ़ती है, ओवरऑल इसकी डेंसिटी बढ़ जाने के कारण। तो सैलिनिटी फैक्टर एंड सैलिनिटी फैक्टर के पीछे कारण है दो बड़ी नदियां गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड विंड स्पीड। दीज आर द टू रीजंस व्हाई यहाँ पे इस एरिया में इवेपोरेशन ज्यादा होता है और इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो इसी कारण से बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स ज्यादा बनते हैं। और एक बार जब साइक्लोन्स बन गए तो फिर उनको कोस्ट पे हिट भी कराने का काम कौन कराते हैं? ट्रेड विंड्स। ये तो फिगर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं विंड स्पीड का। अब देखिए, ट्रेड विंड्स का नॉर्मली डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो इस कारण से ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो इन साइक्लोन्स को लेकर के कोस्टल एरिया में आते हैं। अब समझिए, एक तो साइक्लोन्स इक्वेटर के नजदीक ज्यादा नहीं बनते क्योंकि इक्वेटर के नजदीक कोरियोलिस फोर्स काफी कमजोर होता है और साइक्लोन बनने के लिए वी नीड कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स थोड़ा सा हाइयर होता है व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो इस कारण से आप देखोगे कि इस एरिया में ज्यादा बनते हैं साइक्लोन्स एज कंपेयर टू दिस एरिया। तो हाइयर लैटिट्यूड में बनता सब ट्रॉपिकल में ही है, लेकिन ट्रॉपिकल में भी रिलेटिवली हाइयर लैटिट्यूड में साइक्लोन्स ज्यादा बनते हैं। और नॉर्मली तो ट्रेड विंड का डायरेक्शन ये होता है, लेकिन मॉनसून के टाइम में ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। आपको मॉनसून में पढ़ा है आपने, मॉनसून के टाइम में ट्रेड विंड्स कुछ ऐसे जाते हैं, यूं फिर यूं, राइट। और यहां पे जब साइक्लोन्स बनते हैं ज्यादा और मॉनसून जस्ट प्री मॉनसून टाइम में, जो अब मौजूदा टाइम चल रहा है, इसे उस टाइम में क्या होता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पे ट्रेड विंड्स मर्ज होती हैं, वो थोड़ा नदर्न साइड में मूव कर जाता है। और फिर जो ट्रेड विंड्स हैं, जो साउथ हेमिस्फीयर से आने वाली ट्रेड विंड्स हैं, वो इक्वेटर क्रॉस करती हैं और फिर इस सरफेस से मूव करके कुछ ऐसे चलती हैं, बे ऑफ बंगाल में आकर के ऐसे इस डायरेक्शन में चलती हैं और फिर यहाँ बनने वाले साइक्लोन्स को वो लेकर के जाकर के हिट कराती हैं ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो ये वाला एरिया जो है ज्यादातर जो है वो इंपैक्टेड होता है बिकॉज ऑफ द साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मैंने आपको बताया, एक तो ज्यादा बनेंगे बे ऑफ बंगाल में एज कंपेयर टू अरेबियन सी, दूसरा वो ज्यादा बनेंगे ऑन द हाइयर लैटिट्यूड इन द ट्रॉपिकल एरिया ओनली बट ऑन द हाइयर लैटिट्यूड, और तीसरा मॉनसून के वक्त ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन थोड़ी सी बदल जाती है, इस कारण से इनको ला करके वो यहाँ पे हिट कराता है। आप तमिलनाडु में रेयरली सुनोगे कि तमिलनाडु में आप साइक्लोन ने हिट किया, बट आप अक्सर सुनोगे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ने साइक्लोन ने हिट किया, क्योंकि मॉनसून या मॉनसून से जस्ट पहले ही ऐसा लोकलाइज्ड हीटिंग और ये सब चीजें होती हैं और मॉनसून के टाइम में ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन ये हो जाता है, इस कारण से यहाँ पे साइक्लोन्स आकर के हिट करते हैं। अभी वेस्टर्न कोस्ट पे तो साइक्लोन बनते भी कम है अरेबियन सी में, और अगर साइक्लोन्स बन भी गए तो भी होता क्या है कि वो साइक्लोन ज्यादा इंपैक्ट या डैमेज नहीं करते। रीजन बीइंग एक आप वॉल जैसा कह सकते हैं, एक नेचुरल वॉल या बाउंड्री हमें प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। इस कारण से अगर वेस्टर्न कोस्ट पे साइक्लोन्स बनते भी हैं तो दे डू नॉट
हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे बनते ही अब देखो कई सारी फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई, कल पूरा मौसम खराब रहा, गुवाहाटी के आसपास भी मौसम खराब रहा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी दुनिया की 185 देश मेंबर कंट्री हैं, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है यूनाइटेड नेशंस का। तो यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो होते हैं, दे हैव अ डील विथ यूनाइटेड नेशंस एंड दे डिस्चार्ज सेवरल फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दे आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो दीज आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन, उसमें से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, FAO एंड ऑल, ये सब भी यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसमें से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। WMO की 185 मेंबर्स हैं। इन लोगों ने मिल करके फैसला किया कि हमें साइक्लोन्स का नेमिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर नाम देंगे हम लोग तो फिर मैसेज कम्युनिकेट कर पाना आसान हो जाएगा कि ये वाला साइक्लोन आ रहा है और ये इस कोस्ट पे आ रहा है, पर्टिकुलर कोस्ट पे, और इस वक्त हिट करेगा। अदरवाइज सिर्फ एक कॉमन नेम इस्तेमाल करेंगे साइक्लोन तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कौन से साइक्लोन की बात हो रही है। साइक्लोन क्योंकि कोई पुराना न्यूज़ देख लिया, वहां देख रहे हैं कि साइक्लोन आ रहा है महाराष्ट्र में, कोई नया देख लिया साइक्लोन आ रहा है वेस्ट बंगाल में, तो देयर कुड बी कंफ्यूजन। सो लेट अस गिव नेम्स टू द साइक्लोन्स, ये आइडिया आया। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक पैनल बनाया, पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये PTC बनाया WMO अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। ये दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड ESCAP, इन दोनों ने मिलकर के पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाया, जिसमें दुनिया के 13 देश मेंबर हैं। वो 13 देश जो इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन से सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हैं, ये हैं वो 13 देश जिनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। ये जो PTC बनाया गया WMO द्वारा और ESCAP द्वारा, ये बनाया गया इन ऑर्डर टू गिव नेम टू द साइक्लोन्स दैट गेट्स ओरिजिनेटेड इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी का अगर साइक्लोन बनता भी है तो उसका इंपैक्ट ज़्यादा आप देखोगे कि ओमान या यमन जैसे देश पे होता है, इंडिया पे कम होता है। तो वेस्ट बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बनने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन के नेमिंग के लिए दुनिया के 13 देशों की एक ग्रुप बनाई गई, पैनल बाय WMO एंड ESCAP। इन 13 देशों से 13 नाम मांगे गए, तो टोटल हो गए 169 नेम्स। इधर लिख दिए गए 13 देश इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान एंड ऑल, और फिर उनके 13 नाम जो सजेस्ट किए उन्होंने ऐसे लिख दिए गए, तो टोटल हो गए 169 नेम्स। और अब जैसे जैसे एक साइक्लोन आता है इस एरिया में, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, उस साइक्लोन का नाम दिया जाता है ऑन रोटेशनल बेसिस की, एक नाम बांग्लादेश का, फिर एक नाम इंडिया का, फिर एक ईरान का, फिर एक मालदीव का, ऐसे करके। तो अभी जो साइक्लोन आया है, आप देखो अभी आया है साइक्लोन रेमाल, ये वाला मैंने गलती से ऊपर वाला को इनसर्कल कर दिया, अभी आया है रेमाल। ये रेमाल नाम दिया है किसने? ओमान ने। साइक्लोन के नेमिंग को लेकर के कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा WMO एंड ESCAP ने रिलीज किया है कि साइक्लोन का नाम न्यूट्रल होना चाहिए, कोई से पॉलिटिकल फिगर या पॉलिटिक्स रिलेटेड, कल्चर या जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का सेंटीमेंट हर्ट नहीं होना चाहिए, कोई बहुत रूड या क्रूअल नाम नहीं होना चाहिए कि साइक्लोन तुम्हारी मौत आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। कॉमन सा नाम जिससे कोई फियर या पैनिक ना क्रिएट हो। नाम शॉर्ट में होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, 8 लेटर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सिंपल होना चाहिए, और नाम रिपीटेड नहीं होना चाहिए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब जो 2 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इस पे UPSC ने मेंस में लगातार प्रश्न पूछे हैं। 2013 में साइक्लोन आया था फाइलिन, तो फिर ये प्रश्न पूछा था। अभी आपसे ये नहीं पूछेगा फाइलिन के जगह पे हो सकता है रेमाल लिख करके पूछ दे। यहाँ पे आपसे पूछा है कि साइक्लोन्स का नेमिंग कैसे होता है, द रिसेंट साइक्लोन्स, हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हिंट्स मैंने दे रखा है, एक्सप्लेन भी कर दिया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि साइक्लोन्स, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, वो हाइयर ट्रॉपिकल रीजन में ही क्यों बनते हैं, साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मेक्सिको में ज्यादा क्यों है, नीचे वाले साइड में क्यों नहीं है, और अरेबियन सी में क्यों नहीं है, बड़े ओशन में क्यों नहीं है। कारण सरल है, क्योंकि इनका साइज छोटा है, तो यहाँ पे हीटिंग ज्यादा है, और हीटिंग ज्यादा है इस कारण से इवापोरेशन ज्यादा है। तो विंड स्पीड, साइज ऑफ द वाटर बॉडी, सैलिनिटी, डायरेक्शन, और इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जाने से कोरियोलिस फोर्स भी अच्छा खासा मिल जाता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस कारण से इन सारे एरियाज में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा देखने को मिलेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट WTO समिट ऑन शुगर सब्सिडी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू।
देखिए, डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स बनाता है और दुनिया के जो मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ के, वो फिर इन नॉर्म्स को मानते हैं आपस में ट्रेड करने के वक्त। इस नियम कानून को मानते हुए ही ट्रेड किया जाता है। डब्ल्यूटीओ को बनाया गया 1995 में और मौजूदा टाइम में 164 ऐसे मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ के। और डब्ल्यूटीओ के अंदर अगर मुख्य दो कंपोनेंट अगर देखे जाएं तो वो है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस एंड एपीलेट बॉडी। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस एक 2 साल में कराई जाने वाली कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे दुनिया के जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्रीज हैं वो असेंबल होते हैं और फिर ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स या रूल्स बनाते हैं। यहाँ फैसला कंसेंसस के बेसिस पे होता है। एक बार जब नियम बन गया तो अगर दुनिया का कोई भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर कंट्री उस नियम को तोड़ता है तो दूसरे मेंबर कंट्रीज उस लॉ ब्रेकिंग कंट्री के अगेंस्ट केस कर सकते हैं एट डब्ल्यूटीओ एपीलेट बॉडी। तो ये दो मेन स्ट्रक्चर हैं डब्ल्यूटीओ के, ये कानून बनाने वाली बॉडी और ये कानून को एडजुडिकेट कराने वाली बॉडी। जैसे पार्लियामेंट हो गया, ये जुडिशियरी हो गई। अब डब्ल्यूटीओ 1995 में ही क्यों बना, क्रिएशन ऑफ डब्ल्यूटीओ का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, तब जाकर के हमें ये आर्टिकल समझने में मदद मिलेगी। देखिए, 1945 से लेकर के 1991 तक तो दुनिया भर में कोल्ड वॉर लड़ा जा रहा था एंड कोल्ड वॉर वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन मार्केट लिबरल प्रिंसिपल्स एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है कि सोशलिस्ट क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल ज़्यादा अच्छा है, वेलफेयरिस्ट मतलब लोगों को ध्यान में रखते हुए सोशलिस्ट क्लोज मॉडल फॉलो किया जाए या मार्केट कॉम्पिटिटिव लिबरल मॉडल फॉलो किया जाए। यूएस एंड इट्स अलाइज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ लिबरल मार्केट मॉडल, जबकि यूएसएसआर सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट मॉडल। कोल्ड वॉर ended in 1991 with USSR disintegration. So this was considered as defeat of socialism as an ideology and victory of liberal market economic principles. इसी कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल साइंस के एक आप राइटर के बारे में पढ़ते हैं, फ्रांसिस फुकुयामा, हु मॉकिंगली रोट अ बुक एंड ऑफ हिस्ट्री, बेसिकली अ सरकास्टिक बुक ओवर कार्ल मार्क्स। ये देखिए, तुम्हारा सोशलिज्म डिफीट हो गया। उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो मुद्दा ये है कि लिबरल मार्केट प्रिंसिपल वेयर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इकोनॉमिक अप्रोच, जिसकी चर्चा एडम स्मिथ ने की थी, बाद में जेम्स केनीज भी की। तो 1991 के बाद से पूरे दुनिया भर में कंसेंसस सा बनने लगा कि लिबरल मार्केट प्रिंसिपल इज गुड इकोनॉमिक अप्रोच। जो सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे यूएसएसआर वाले, वो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद धीरे धीरे वो भी लिबरल मार्केट प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे थे। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, भारत जैसे, जो पहले नॉन अलाइनमेंट फॉलो कर रहे थे कोल्ड वॉर के टाइम में, बट इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी प्रीडोमिनेंटली सोशलिस्ट डायरेक्शन में थी, और धीरे धीरे मार्केट ओरिएंटेड होने लगी। ये सब हम लोग इकोनॉमी क्लास में पढ़ते हैं, राइट। स्टार्टिंग के 3-4 क्लास में मैंने सोशलिस्ट और मार्केट प्रिंसिपल पढ़ाया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद आ रहा होगा। तो जब मार्केट प्रिंसिपल पूरे दुनिया भर में एक्सेप्ट होने लगा कि यही है बेस्ट अप्रोच, तो इसी को नाम दिया गया कंसेंसस, एक सहमति। और इस कंसेंसस का नाम पूरा पड़ा वाशिंगटन कंसेंसस, कि यही मॉडल बेस्ट है। और पूरे दुनिया भर को एक मार्केट बना दिया जाए ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो ट्रेड हो सके। और जब जितना ज़्यादा ट्रेड होगा, व्हेन इंटायर वर्ल्ड विल बी मेड मार्केट, देन देयर विल बी बेटर नेगोशिएशन, बेटर हिट एंड ट्रायल, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्राइस डिस्कवरी, बेटर अराइवल एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो हम लोग मार्केट मॉडल में पढ़ते हैं इकोनॉमी की स्टार्टिंग की क्लासेस में। तो पूरे दुनिया भर को मार्केट बना दिया जाए, पूरे दुनिया भर में फ्री ट्रेड कराया जाए, इस आइडिया से इंस्पायर्ड होकर के। और ये आइडिया आया क्यों? क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था और सोशलिज्म की डिफीट मानी जा रही थी। तो पूरे दुनिया भर में मार्केट मॉडल डेवलप कराने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए फिर डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव रखा गया टू डेवलप यूनिफॉर्म ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स। पूरे दुनिया भर में ट्रेड तो तभी होंगे ना जब ट्रेड रिलेटेड नियम जो होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे, और इसलिए बनाया गया डब्ल्यूटीओ को। अब देखिए, डब्ल्यूटीओ को बनाने के पीछे का रैशनल या रीजनिंग क्या है। पूरे दुनिया भर में एक यूनिफॉर्म ट्रेड लॉज होंगे तो फ्री एंड फेयर ट्रेड होंगे वर्ल्ड वाइड, और जब फ्री एंड फेयर ट्रेड होंगे वर्ल्ड वाइड, देन इट विल हेल्प इन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। हमने मार्केट मॉडल में देखा था कि हाउ मार्केट मॉडल हेल्प्स इन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एडम स्मिथ हैड यूज्ड द वर्ड इनविजिबल हैंड फॉर मार्केट। अब इफ सेम मार्केट इज डेवलप्ड वर्ल्ड वाइड, देन हाउ इट कैन लीड टू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड।
लेट अस सी ये वाला पॉइंट कि हाउ फ्री एंड फेयर ट्रेड वर्ल्ड वाइड कैन हेल्प इन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड, विच इज द बेसिक्स बिहाइंड क्रिएशन ऑफ WTO। तो सपोज कीजिए कि चाइना में राइस और वीट ही उगता है बस, और भारत में भी सिर्फ राइस एंड वीट उगाया जाता है। पर चाइना में राइस उगाने का कॉस्ट पड़ता है 20 रुपीज़ पर केजी, वीट उगाने का कॉस्ट पड़ता है 10 रुपीज़ पर केजी, जबकि भारत में राइस उगाने का कॉस्ट पड़ता है 10 एंड वीट का 20 रुपीज़ पर केजी। मतलब शॉर्ट में कहें तो इंडिया ग्रोज राइस इन मोर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर वाइल चाइना ग्रोज वीट इन मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो समझदारी क्या होगी कि चाइना सिर्फ वीट उगाए और इंडिया सिर्फ राइस उगाए, और इंडिया जितनी जरूरत की राइस है वो रखे, बाकी राइस एक्सपोर्ट कर दे चाइना में, और चाइना सिर्फ वीट उगाए और जितनी वीट उसको जरूरत है वो रखे, बाकी एक्सपोर्ट कर दे भारत में। तो दोनों देशों को वीट और राइस 10 रुपए पर केजी मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ WTO इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि फ्री एंड फेयर ट्रेड वर्ल्ड वाइड विल हेल्प इन बेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, बिकॉज लैंड इज ऑल्सो ए रिसोर्स। तो आप वही चीजें उगाएं ना जो आप सस्ते दामों में उगा सकते हैं। तो चाइना में राइस क्यों उगाया जाए, इंडिया में वीट क्यों उगाया जाए? तो फ्री एंड फेयर ट्रेड होगा, ऐसा WTO का बेसिक प्रिंसिपल है, तो जाकर के बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा वर्ल्ड वाइड में। आप सिर्फ वीट उगाएं, हम सिर्फ राइस उगाते हैं और ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन ट्रेड होने में दो मेन हिंड्रेंसेज होते हैं, टैरिफ रेट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। मान लीजिए कि चाइना भारत के राइस के ऊपर 15 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगाते, तो अल्टीमेटली भारत का राइस 25 रुपए का हो जाएगा चाइना में, और फिर बिक नहीं पाएगा क्योंकि वहां का राइस जो है फिर वो 20 का ही है। सिमिलरली भारत भी लगा सकता है इंपोर्ट ड्यूटी। उसके अलावा सब्सिडी, मान लीजिए कि चाइना अपने राइस मैन्युफैक्चरर्स को 15 रुपए की सब्सिडी देना शुरू कर दे, तो अल्टीमेटली राइस हो जाएगा 15 रुपए का, 5 रुपए का, सॉरी, इन चाइना, और इंडियन राइस जो होगा 10 का होगा। तो फिर अल्टीमेटली इंडियन राइस बिकेगा नहीं, चाइनीज राइस ही बिकेगा। तो सब्सिडीज एंड टैरिफ रेट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द मेन बैरियर टू द ट्रेड। और इसीलिए WTO मेनली नियम बनाते हैं। WTO ऑर्गेनाइजेशन में आप जब देखोगे तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में नियम बनते हैं वो मेनली बनते हैं अराउंड दीज टू एरियाज ओनली, कि टैरिफ्स ऐसा खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि हर एक देश सोवरेन है तो उसके अपने कुछ तो अधिकार रहेंगे ही। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएं लेकिन इससे ज्यादा ना लगाएं, एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है। सब्सिडी आप दें लेकिन इससे ज्यादा ना दें। तो WTO के अंदर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर करके एक टॉपिक है जहां पे ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे, उनको भी हम लोग कभी देखेंगे डिटेल में। बट इतना याद रखिएगा कि सब्सिडीज को लेकर के और टैरिफ्स को लेकर के ही, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर के WTO नियम बनाते हैं मेनली। अब हम लोग इस करंट आर्टिकल को समझने के लिए तैयार हैं। देखिए, WTO के कुछ मेंबर कंट्रीज में सबसे आगे ब्राजील, उसने हाल फिलहाल में भारत को रिक्वेस्ट किया है WTO के प्लेटफॉर्म पे कि आप शुगर रिलेटेड सब्सिडीज का डिटेल हमें दें, टाइमली दें WTO प्लेटफॉर्म पे। अब ब्राजील ने ऐसा क्यों रिक्वेस्ट किया भारत को? क्योंकि ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा शुगर एक्सपोर्टर है और ब्राजील की कंपनियों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत अपने शुगर एक्सपोर्टर्स को ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, इस कारण से ब्राजील के शुगर एक्सपोर्टर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और भारत का जो शुगर एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, ऐसा उनका मानना है, वो कहीं ना कहीं WTO नियम के विरुद्ध है या ज्यादा है, ऐसा कुछ उनका सोच है, इसीलिए वो कह रहे हैं। अदरवाइज आप सोचिए, ब्राजील क्यों बोलेगा कि हमें शुगर रिलेटेड सब्सिडी का डेटा दीजिए? क्योंकि नियम है WTO पे कि आप इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, और आपको टाइम टू टाइम आपको सब्सिडी रिलेटेड डेटा, टैरिफ रिलेटेड डेटा WTO प्लेटफॉर्म पे सबमिट करना होता है। तो भारत को ब्राजील, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने रिक्वेस्ट किया है कि शुगर रिलेटेड सब्सिडीज के डेटा आप टाइमली दिया कीजिए, क्योंकि ये कंट्रीज हैं मेजर शुगर एक्सपोर्टर। भारत की अगर अभी बात की जाए तो पिछले साल तक तो इंडिया वाज लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, लेकिन PIB का डेटा है, यहाँ कहा गया है कि इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट कंज्यूमर बट सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील। ब्राजील इज लार्जेस्ट कंज्यूमर करेंटली। अभी ये रिसेंट डेटा है, पिछले साल थोड़ा अलग था, ये बदलता रहता है। प्रीलिम से पहले एक बार फिर देखना होगा कि कौन लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर प्रोड्यूसर है। भारत कंज्यूमर तो है ही, प्रोड्यूसर में 1 या 2 पे चलता रहता है। तो भारत और ब्राजील में टक्कर रहती है, और भारत और ब्राजील दोनों दुनिया के टॉप के एक्सपोर्टर्स हैं। तो ब्राजील नहीं चाहता कि भारत ज्यादा सब्सिडी दे, क्योंकि उसके फिर एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। WTO पे इस बार प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये क्वेश्चन
मैंने WTO के ऊपर दे रखा है और हिंट्स भी पूरा पूरा दे रखा है। ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने दिए हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे, सब मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूँ। एक बार मैं जब इकोनॉमिक्स की क्लास कराने आऊँगा मेंस की, तब वहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से डिस्कस भी करूँगा। आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, यू कैन सबमिट द आंसर ऑन द पोर्टल। नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया ट्रेड डेफिसिट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत दुनिया के तमाम देशों के साथ ट्रेड करता है, तो ट्रेड में हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे। अब अगर हमने इंपोर्ट ज्यादा का कर लिया, एक्सपोर्ट कम किया, तो फिर अल्टीमेटली हमें ट्रेड में घाटा लगेगा ना, उसी को कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग ऑन द ट्रेड इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। आपको इकोनॉमी की क्लास में मैं सिखाता हूँ, ओवरऑल जो हमारा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होता है दुनिया भर के साथ, उसको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिवाइड करके देखा जा सकता है। तो जो ट्रेड होता है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दैट। अब करंट न्यूज देखते हैं। भारत का कैसा है, दुनिया के जो उसके 10 टॉप ट्रेड पार्टनर्स हैं, उनमें से 9 के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि 9 के साथ हम सामान उनसे खरीदते ज़्यादा हैं, उनको बेचते कम है। यानी कि इफेक्टिवली हमारे देश से फॉरेक्स रिजर्व उन देशों में जाता है। चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर निकल करके आया है फॉर द ईयर 2023-24। दूसरे नंबर पे है अमेरिका। अच्छी बात यह है कि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। उसके अलावा यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस जैसे देशों के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस है। अब आप सोच रहे होंगे सर अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस कैसे हो गया, वो भी तो बड़ी इकोनॉमी है। तो देखिए, अमेरिका आजकल मैन्युफैक्चरिंग पे कम ध्यान देता है। तो जो बेसिक मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होते हैं, एपरल्स हो गए, शूज, जूते, कपड़े, ये सब वो भारत बहुत एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा जेम्स, ज्वेलरीज एंड ऑल एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। तीसरा, हम लोग आईटी रिलेटेड सर्विसेज बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ की सीटीएस, टीसीएस जो है वो उनको वहाँ के आईटी रिलेटेड कंपनियों को सर्विसेज देती हैं। अब अगर एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो देखिए, ट्रेड डेफिसिट अपने आप में बहुत बुरी बात नहीं है, अगर वो एक्स्ट्रा हम लोग इंपोर्ट करके, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करके देश के अंदर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट इज नॉट दैट बैड। बट हाँ, ट्रेड डेफिसिट से ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व तो हमारे देश से बाहर जाता ही है, तो फॉरेक्स रिजर्व पे नुकसान होता है। दूसरा, अगर देश से फॉरेक्स रिजर्व बाहर जाएगा तो रुपया कमजोर होगा, तो हाउएवर इट पुट्स प्रेशर ऑन द डोमेस्टिक करेंसी। अब एक और बात कही गई इसी आर्टिकल में कि भारत ने इन टॉप 10 देशों में से, जिनके 9 के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, उनमें से 4 के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रखा है। मतलब एक कंसेशनल तरीके से ट्रेड करने के लिए हमने कानून इनके साथ साइन कर रखा है, इंटरनेशनल लॉ बायलैटरल लेवल पे। वो 4 देश हैं, सिंगापुर, यूएई, कोरिया एंड इंडोनेशिया। इनके साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से फायदा होता है, हमारा ट्रेड एक्सपैंड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जब हम दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करते हैं तो। लेकिन भारत को फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। अगर सिर्फ पैसों के टर्म्स में देखें तो हम लोग इंपोर्ट ज्यादा खा जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं। लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर इंपोर्टेड चीजें आ रही हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट में लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है। और एक और फिनोमेना देखने को मिल रहा है, इसको कहा गया स्पैगेटी बाउल फिनोमेना। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी थोड़ा एनालिसिस हम लोग यहाँ देख लिया। अब एक फिनोमेना ध्यान से समझिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के कारण स्पैगेटी बाउल फिनोमेना, ये टर्म इस्तेमाल किया था इकोनॉमिक सर्वे ने, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016। उसने कहा था कि इतने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन कर दिए हैं, क्रिस क्रॉस हो गया, स्पैगेटी बाउल की तरह, एक नूडल बाउल की तरह, जो अननेसेसरी कंफ्यूजन कर रहा है। और बहुत ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना बिना अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी देखे हुए, उससे नुकसान क्या होता है, हम इंपोर्ट ज्यादा खा जाते हैं, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, तो उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट ही होता है। यही चीज इस केस में भी हो रहा है। टॉप जो 10 हैं उनमें से 4 के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और सबके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो अननेसेसरी हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट भी हो रहा है और अननेसेसरी कंफ्यूजन भी हो रहा है, जिसको इकोनॉमिक सर्वे ने नाम दिया स्पैगेटी बॉल फिनोमेना। तो इकोनॉमिक सर्वे 2016 ने स्पैगेटी बॉल फिनोमेना की मदद से ये एक रिकमेंडेशन दिया सरकार को कि आप बहुत सोच समझ करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें और लिमिटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखें, पूरी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद। और यही मुख्य कारण है कि भारत सरकार ने 2019 में आरसीईपी से विड्रॉ कर लिया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें चाइना वगैरह जैसे देश थे, क्योंकि भारत को लगा कि कहीं ना कहीं इससे हमें नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चित्रबन स्टूडियो। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 Assam issues point of view।
तो चित्रबन स्टूडियो इज एसोसिएटेड विथ रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी। ये स्टूडियो इन्होंने बनाया एट भोलागुरी टी स्टेट इन गोहपुर। उन्होंने इस टी फैक्ट्री को कन्वर्ट किया इनटू एन स्टूडियो और फिर यहाँ पे बनी असम की पहली फिल्म, एसएमईज फिल्म जॉयमती। 1934 में यहाँ शूटिंग हुई। इस आर्टिकल में कहा गया कि चित्रबन जो फिल्म स्टूडियो है आजकल अबैंडन्ड छोड़ा हुआ है, सरकार को इसको एक हेरिटेज मेमोरियल कम म्यूजियम में कन्वर्ट कर देना चाहिए इन ऑर्डर टू इंस्पायर एसएमईज फिल्म इंडस्ट्री। ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के बारे में तो चिन्मय सर आपको पढ़ाते ही हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में असम रिलेटेड टॉपिक्स में तो पढ़ा ही गया है। मैं बेसिक चीज़ें कुछ रिवाइज करवा देता हूँ कि मान लीजिए अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी, तो कुछ हैंडी पॉइंट्स में यहीं करा देता हूँ। तो अलॉन्ग विद कला गुरु विष्णु प्रसाद रभा जी, ही रोट सोनित कोवरी, द फर्स्ट प्ले ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला। तो सोनित कोवरी एंड जॉयमती इन दोनों ने मिल करके लिखा। ही इज नोन एज फर्स्ट फिल्म मेकर ऑफ असम। चित्रबन स्टूडियो उन्होंने बनाया 1934 में। पहली एसएमईज मूवी बनी जॉयमती 1935 में रिलीज हुई कोलकाता के रौनक महल में। असम के अंदर गुवाहाटी में रिलीज हुई कुमार भास्कर नाट्य मंदिर में। जॉयमती फिल्म वॉज बेस्ड ऑन द प्ले टाइटल्ड जॉयमती कुंवरी बाय लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। तो ये प्ले लिखा जॉयमती कुंवरी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने, फिर उसके बेसिस पे इन्होंने फिल्म बनाई। ही एस्टैब्लिश्ड ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी established cinema hall Junaki at Tejpur in 1937 and second Assamese film Indra Malti was also created by him only, which was released in 1939. Next topic is about Assam Agarwood Promotion Policy 2020 2020 ये वाला। This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। देखिए असम भारत का सबसे ज़्यादा बाम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट है और बैम्बू स्टिक्स जो हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं अगरबत्ती इंडस्ट्री के लिए। और अभी कैसा है, हमारे देश में बहुत सारी अगरबत्ती इंपोर्ट होती है फ्रॉम कंट्रीज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया लाइक वियतनाम। अब असम के पास एक अच्छा मौका है अगरबत्ती इंडस्ट्रीज में प्रोग्रेस करने का, क्योंकि हमारे पास बैम्बू है, अच्छे अच्छे क्वालिटी के बैम्बूज, और बैम्बूज आर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर अगरबत्ती इंडस्ट्री। अगरबत्ती की खूब सारी डिमांड भी है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। अगरबत्तीज विथ परफ्यूम रिनाउंड अगरबत्तीज, हाई क्वालिटी अरोमा वाली अगरबत्ती। असम का जैसा इस आर्टिकल में कहा गया है, जैसा टी में और ऑयल सेक्टर में असम का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है दुनिया भर के अलग अलग देशों में, अगरबत्ती में भी हम लोग ऐसा अपना स्टेचर बना सकते हैं। तो दिस कुड बी अ नेक्स्ट बिग थिंग इन असम। तो असम इकोनॉमी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सजेशन में कि विच आर द फोकस एरियाज वेयर असम एंटरप्रेन्योरशिप कुड बी प्रमोटेड। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं अगरबत्ती सेक्टर कंसिडरिंग द लार्ज बैम्बू दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ असम एंड क्वालिटी बैम्बू। अभी अगरबत्ती सेक्टर को प्रमोट करने के लिए असम सरकार ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, लेकिन अभी उतने मटेरियलाइज हुए नहीं हैं। यूथ को ज़्यादा अवेयर करना होगा। क्या स्टेप्स लिए गए अगरबत्ती सेक्टर को प्रमोट करने के लिए? बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया छाया गांव इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट। अगर अगरबत्ती के लिए अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर लाया जा रहा है गोलाघाट में। असम अगर वुड प्रमोशन पॉलिसी लाया गया 2020 में। इसके अंतर्गत अगर अगरबत्ती रिलेटेड अगर आप कोई भी प्लांट लगा रहे हैं तो 50% तक उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पैसा सरकार देगी विथ अ सीलिंग लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीस। तो मैक्सिमम 50 लाख या 50% आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सरकार देगी अंडर दिस असम अगरवुड प्रमोशन पॉलिसी। तो ये सब स्टेप्स हैं, यूथ को इसको जानना चाहिए और अगरबत्ती सेक्टर में हम लोग आगे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकते हैं। रेफ्यूजी से रिलेटेड ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है, इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ दिस रेफ्यूजी कन्वेंशन। ऑपरेशन इंसानियत वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा अगेन गलत है, हिंट्स मैंने दे रखा था। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड अगेन यहाँ पे बायोपायरेसी से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।